Hello guys, welcome to the channel. In this video, we will discuss about fundamental analysis. अब फंडामेंटल एनालिसिस ये टर्म सुनते ही हम में से बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि नहीं, ये हम कर ही नहीं सकते, ये तो केवल फाइनेंस के लोगों का, एमबीए या सीए बैकग्राउंड लोगों का, कॉमर्स बैकग्राउंड लोगों का काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत सिंपल है, जितना लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है उतना कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है। सबसे पहले ये बात दिमाग से निकाल दो कि नहीं, मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं डेफिनेटली ये बात कह सकता हूँ कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल हार्ड नहीं है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत बार फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, पर हम उस चीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं। कैसे? जैसे आपको कोई कार खरीदनी है, आप क्या करोगे? आप कार खरीदने के लिए ये तो नहीं करोगे ना कि आप उस कार के एक्सपर्ट के पास जाओगे और पूछोगे कि नहीं, मुझे कौन सी कार खरीदनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कौन सी कंपनी की कार खरीदनी है हम लोग ये देखते हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी की कार्स कैसी परफॉर्म कर रही है, ये कंपनी अच्छी सर्विस दे रही है कि नहीं नहीं दे रही है, हम लोग ये सभी देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग मॉडल देखते हैं कि ये मॉडल कंफर्टेबल है कि नहीं है, ये मॉडल माइलेज अच्छा देता है या नहीं देता है, ये मॉडल क्या प्राइस का है, ये सब देखते हैं। सो या आपने क्या किया, या आपने फंडामेंटल एनालिसिस तो किया। ऐसे ही हम लोग डेली लाइफ में इतनी बार फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। हम लोग कोई शेयर खरीदने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस क्यों ना करें? कोई किसी ने बोल दिया, उसके उससे शेयर खरीदने से अच्छा है हम खुद फंडामेंटल एनालिसिस करें, हम देखें कि वो कंपनी कैसी है, उसके बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कोई बिजनेस खोलना है, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको कोई बिजनेस खोलना है, तो आप क्या करोगे? किसी ने बोल दिया कि ये बिजनेस खोल ले और आप खोल दोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप पहले देखोगे कि वो बिजनेस आपके लायक है या नहीं है, वो बिजनेस आपको समझ आता है या नहीं आता है। उसके बाद आप वो बिजनेस खोलने की प्लानिंग करोगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये शेयर या ये कंपनी मुझे समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद ही तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप सबसे पहले ये देखो कि मुझे ये कंपनी, ये सेक्टर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। वॉरेन बफेट का एक कोट है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। आपको जो समझ आता है उसमें आप इन्वेस्ट करो। जो चीज आपको समझ नहीं आती है उससे आप दूर रहो। कोई बात नहीं, आपको उस जगह प्रॉफिट नहीं होगा, बट आपको जहां समझ आ रहा है आप उतना सफिशिएंट प्रॉफिट कमा लोगे कि आपको जो चीज समझ नहीं आ रही है इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी वो चीज। Now we can do fundamental analysis in two ways, qualitative analysis and quantitative analysis. हम एक एक करके समझेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें क्या क्या फैक्टर्स ध्यान रखने होते हैं। फर्स्ट, अबाउट प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने वो कंपनी खोली है, बेसिकली कंपनी का टॉप मैनेजमेंट। सो प्रमोटर्स के बारे में हमें क्या क्या देखना होता है। फर्स्ट थिंग कि प्रमोटर्स के इंटेंट क्या है। सेकंड, प्रमोटर्स के ऊपर कोई केसेस तो नहीं है। थर्ड, प्रमोटर्स ने अगर पास में कोई कंपनी खोली है तो उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। ये सब हम लोग प्रमोटर्स के बारे में देखते हैं। देन अगर आपने कोई बिजनेस खोला, सपोज करो, आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपका उस बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो बिजनेस आपको समझ आ रहा है, आप ये देखोगे। उसके बाद आप जिस सेक्टर में आप वो कंपनी खोल रहे हो, लाइक सपोज करो आपने फार्मा सेक्टर की इंडस्ट्री डालने का सोचा, तो आप ये देखोगे ना कि वो उस सेक्टर में ग्रोथ है या नहीं है। अगर उस सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगी तो आप वो बिजनेस क्यों खोलोगे? क्योंकि अगर सेक्टर में ही ग्रोथ नहीं है तो आपके बिजनेस में ग्रोथ कैसे आएगी। देन उसके बाद क्या देखोगे? उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री साइकिल्स। इंडस्ट्री साइकिल्स क्या होता है? बहुत सारी सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं, लाइक वो 4-5 साल में एक बार मूव देते हैं, लाइक उनका 4-5 साल में एक बार डिमांड आती है, 4-5 साल में वो एक बार अच्छा मूव देते हैं। उसके बाद आपने एक कंपनी खोली, आपने ये देख लिया सेक्टर अच्छा है, इंडस्ट्री का टाइप देख लिया, इंडस्ट्री कैसी है। उसके बाद आप अकेले तो बिजनेस नहीं कर सकते, आपको कुछ लोग रखने पड़ेंगे वो बिजनेस संभालने के लिए। सो वो क्या होगा? आपका मैनेजमेंट होगा। सपोज करो आपने कोई मैनेजर अपॉइंट किया है, आपको कोई मैनेजर अपॉइंट करना है। आप वो मैनेजर
क्या आप ऐसा मैनेजर अपॉइंट करोगे जिसके ऊपर पास में केसेस चल रहे हैं, या उस पार्ट्स वाली कंपनी में, जिस कंपनी में उसने काम किया है, उस कंपनी को उसके फ्रॉड के केस में निकाला हुआ है? ऐसा मैनेजर आप डेफिनेटली अपॉइंट नहीं करोगे। सो हमें यही सब देखना होता है मैनेजमेंट के बारे में, कि मैनेजमेंट का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, मैनेजमेंट पास्ट में किस कंपनी में काम करता था, मैनेजमेंट ने के पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग कह देंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं है कंपनी में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कि कंपनी कोई अनएथिकल वे या इलीगल वे तो फॉलो नहीं कर रही है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर कंपनी ऐसा कोई वे फॉलो कर रही है तो आगे जाके वो कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है। सो ये हम लोग देंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या देंगे, लेबर रिलेशंस कैसे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस कैसे हैं। अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस अच्छे हुए तो वो कंपनी डेफिनेटली आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बिकॉज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस अच्छे हुए तो उस कंपनी में अच्छे एम्प्लॉयज आना पसंद करेंगे। अगर अच्छे एम्प्लॉयज आए तो कंपनी ग्रो करेगी। सो ये सब हो गया हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में, हमें ये सब देखना पड़ता है क्वालिटेटिव एनालिसिस करते वक्त। अब हम लोग समझते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते वक्त हमें क्या क्या देखना होता है। बैलेंस शीट, इन सब के नाम आपने सुने हुए होंगे, बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न। इन सबसे डरो मत, ये बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। हम लोग पहले समझते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। सो कैलेंडर ईयर तो सबको पता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ये इसको बोलते हैं हम लोग कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एंड कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी ईयर के हिसाब से रिकॉर्ड होते हैं। सो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर मतलब। अब हम लोग समझते हैं बैलेंस शीट क्या होता है। सो कंपनी जब से स्टार्ट हुई है तब से लेके अभी तक कंपनी ने क्या खरीदा है, कंपनी ने क्या लोन्स लिए हैं, कंपनी के ऊपर क्या, लाइक कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, कंपनी के ऊपर क्या लाइबिलिटीज हैं, ये सब हम लोगों को बैलेंस शीट से पता चलता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट में क्या क्या होता है एसेट लाइबिलिटीज के बारे में। अब समझते हैं हम लोग P&L स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बेसिकली हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए। सो किसी कंपनी का हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई ना, कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है या नहीं कमा रही है, और प्रॉफिट कमा रही है तो वो कितना कमा रही है, और उसका प्रॉफिट साल दर साल ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बेसिकली ये सब आता है ना। बैलेंस शीट कंपनी की एकदम अच्छी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। अब हम थोड़ा और डीप में चलते हैं। सो और डीप में जाने के बाद हम कंपनी के कैश फ्लोज एनालाइज करेंगे। कैश फ्लोज क्या होता है, कंपनी के पास कैश कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लाइक कंपनी के पास ज़्यादा कैश आ रहा है तो वो कंपनी खुद सेल्स करके वो कैश बना रही है या कंपनी कहीं से डेट ले रही है। ये सब हम लोग कैश फ्लोज में समझेंगे कि कंपनी के पास बेसिकली कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक कंपनी को एनालाइज करने के लिए। क्या है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो कि आपने कोई बिजनेस खोला एंड उसके 70% शेयर्स आपके पास हैं, तो आप क्या, अगर वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो क्या आप वो शेयर्स बेच दोगे? डेफिनेटली आप ऐसा नहीं करोगे, बिकॉज अगर वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप उसके शेयर्स अपने पास रहोगे ताकि आपको प्रॉफिट मिले। तो अगर कंपनी का प्रमोटर, प्रमोटर मैंने क्या बताया क्या होता है, जो कंपनी, जिसकी वो कंपनी है, जिसने वो कंपनी स्टार्ट की है, तो अगर वो कंपनी का प्रमोटर ही अपना स्टेक सेल कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है, तो वो कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग होता है कि ये कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं कि किसी क्वार्टर में प्रमोटर ने कुछ स्टेक डाइल्यूट कर दिया, वो उनके कुछ रीजंस की वजह से वो डाइल्यूट कर सकते हैं, बट अगर वो ईयर ऑन ईयर अपनी स्टेक धीरे धीरे करके सेल ही करते जा रहे हैं, सो हमें थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में, हमें इसके बारे में चौकन्ना हो जाना है कि नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद हम आगे वो देखेंगे कि वो प्रमोटर्स क्यों स्टेक सेल कर रहे हैं। ये सब हम लोग आगे जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनीज का तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि हम लोग कैसे देखते हैं। नाउ DIIs का कितना शेयर है उस कंपनी में। DIIs कौन होते हैं? डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इंस्टीट्यूशंस ऐसा तो नहीं है हमारे जैसे, यहाँ पे तो हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं
जो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को एकदम अच्छे से पढ़ के, उस कंपनी के इंटरनल मैटर्स को देख के और वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर किसी कंपनी में अच्छा DII शेयर है तो वो कंपनी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बिकॉज वहाँ पे तो हमसे हाईली क्वालिफाइड लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन FII एंड FPI क्या होता है? लाइक FII और FPI एक ही चीज़ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब किसी फॉरेनर को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, कोई इंसान जो इंडिया से नहीं है उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो अब वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे भी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। सो DII और FII की होल्डिंग्स कितनी है उस कंपनी में, इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंपनी आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगी, हमें उस कंपनी में स्टेक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। केवल ये देख के हमें किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए कि प्रमोटर्स अच्छे हैं, स्टेक लेके बैठे हुए हैं, DII अच्छा स्टेक लेके बैठा हुआ है, FII अच्छा स्टेक लेके बैठा हुआ है, बट ये एक पैरामीटर हो सकता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में थोड़ा डीप में जाने से पहले हमें दो वर्ड्स के मतलब समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज स्टैंड अलोन एंड सेकंड इज कंसोलिडेटेड। आप लोगों ने बहुत सारी जगह सुना होगा कि इस कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट इतना है एंड इस कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इतना है। तो हम लोग पहले समझते हैं स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड होता क्या है। सो स्टैंड अलोन क्या होता है? उस कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे उस कंपनी ने कितना पैसा कमाया वो आएगा स्टैंड अलोन में। एंड कंसोलिडेटेड में क्या होता है? उस कंपनी का कोर बिजनेस प्लस उसकी सब्सिडियरीज प्लस उसके एसोसिएट्स प्लस उसके इन्वेस्टमेंट्स, ये सब मिला के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलता है वो आता है कंसोलिडेटेड में। सो हम लोग समझते हैं कि सब्सिडरीज एसोसिएट्स इन्वेस्टमेंट्स ही होता क्या है। सो अगर किसी कंपनी ने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कंपनी, जैसे सपोज कंपनी ए में किसी कंपनी बी ने 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कंपनी बी की सब्सिडियरी है कंपनी ए। ऐसे हमें समझ नहीं आएगा, हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज रिलायंस है, रिलायंस कंपनी का नाम सबने सुना होगा। इसका कोर बिजनेस क्या है? पेट्रोलियम बिजनेस। सो इससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे जो प्रॉफिट एंड लॉस ये सब आएगा, ये आएगा स्टैंड अलोन में। अब रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, ये सब क्या है? इसकी सब्सिडरीज है। क्यों? क्योंकि इसमें 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अब एसोसिएट्स क्या होते हैं? एसोसिएट्स वो होते हैं कि सपोज करो रिलायंस ने किसी कंपनी ए में 40% इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कंपनी ए रिलायंस की एसोसिएट हुई। कैसे? तो एसोसिएट वो कंपनी को बोलते हैं जिस कंपनी में उस पेरेंट कंपनी का 20 से लेके 50% तक का स्टेक हो। सो अगर फिक्स 20% हुआ तो भी वो एसोसिएट हो गया एंड फिक्स 50% हुआ तो भी वो एसोसिएट हो गया। 50 से ज्यादा हुआ तो सब्सिडियरी होगी। देन इन्वेस्टमेंट 0 से 99.99% का जो भी स्टेक है तो वो होगा इन्वेस्टमेंट। सो सपोज हम लोग इसको पूरा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। रिलायंस है, रिलायंस का पेट्रोलियम बिजनेस ये कोर बिजनेस है। देन रिलायंस की एक सब्सिडरी है जियो। रिलायंस का इसमें कितना परसेंट स्टेक है? 70%। एक सपोज करते हैं रिलायंस रिटेल, रिलायंस रिटेल का कितना परसेंट स्टेक है? 80%। देन एक कंपनी ए, उस इस कंपनी ए में रिलायंस का कितना स्टेक है? 40%। देन कोई कंपनी है बी, इस कंपनी बी में रिलायंस ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 10%। नाउ अगर पेट्रोलियम से रिलायंस को प्रॉफिट हुआ 60 रुपीज का, सो ये 60 रुपीज का प्रॉफिट होगा स्टैंड अलोन प्रॉफिट। अब जियो से प्रॉफिट हुआ, जियो ने प्रॉफिट दिया 100 रुपीज का, रिटेल ने प्रॉफिट दिया 200 रुपीज का, इस कंपनी ए ने प्रॉफिट दिया 100 रुपीज का एंड कंपनी बी ने भी प्रॉफिट दिया 100 रुपीज का। तो कंपनी ए में रिलायंस का कितना हिस्सा है? 40%। कंपनी बी में कितना है? 10%। हम लोग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैसे काउंट करेंगे? सो कंसोलिडेटेड में सबसे पहले क्या आएगा? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से कितना आया? 60, ये आ गया कोर बिजनेस है। अब रिलायंस जियो ने कितना कमाया? 100 रुपीज, बट उसमें रिलायंस का कितना स्टेक है? 70।
सो ये 70 रुपीज आएंगे। देन रिलायंस रिटेल ने कितना कमाया 200, बट उसमें रिलायंस का कितना है 80%, सो ये यहाँ से 160 रुपीज रिलायंस को मिलेंगे। देन कंपनी ए जो रिलायंस की एसोसिएट है, बिकॉज इसमें रिलायंस का 40% स्टेक है, 20 to 50% के बीच में आता है, सो ये हो गई एसोसिएट। इसने कितने कमाए 100 रुपीज, तो यहाँ से रिलायंस को कितने मिलेंगे 40 रुपीज, क्योंकि इसमें रिलायंस ने इसमें 40% इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। देन कंपनी बी, इसने 100 रुपीज कमाया, बट रिलायंस का इसमें केवल 10% स्टेक है, सो यहाँ से मिलेंगे 10 रुपीज। सो ये सब जो मिला के प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट आएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। स्टैंड अलोन में क्या आया, केवल जो कोर बिजनेस का प्रॉफिट है वो आया स्टैंड अलोन में। देन कंसोलिडेटेड में क्या आया, उस कंपनी का टोटल प्रॉफिट, उसके जो इन्वेस्टमेंट है उससे उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, ये सब आया कंसोलिडेटेड में। क्लियर हुआ स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। सो ये हमारे आगे बहुत काम आएगा कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ये क्या होता है कैसे करते हैं। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट मेनली दो चीजों से बनी होती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स क्या होता है एंड लाइबिलिटीज क्या होता है। एसेट्स होता है व्हाट अ बिजनेस ओन्स एंड लाइबिलिटीज होता है व्हाट अ बिजनेस ओस। सपोज आपका एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज आपके पास कोई लैंड है, ये क्या आपने खरीदी हुई है, सो ये क्या आएगी आपकी एसेट में। एंड आपने किसी से 100 रुपए उधार ले रखे हैं, ये क्या आपको उसको चुकाने हैं वो 100 रुपए, तो ये चीज क्या आएगी लाइबिलिटी में। अब हम लोग समझते हैं कि फिक्स्ड एसेट क्या होता है एंड करंट एसेट क्या होता है। फिक्स्ड एसेट ऐसी चीजें जो 1 साल से ज्यादा उसकी लाइफ है, लाइक जो चीजें 1 साल से ज्यादा चल सकती है। जैसे आपने कोई लैंड खरीदी, अब वो लैंड खराब थोड़ी ना हो जाएगी, वो लैंड तो चलेगी ना। आपने कोई मशीन खरीदी, वो मशीन 1 साल में थोड़ी ना खराब हो जाएगी, वो मशीन चलेगी। तो ऐसी जो चीजें होती है वो चीजें आती है फिक्स्ड एसेट्स में। एंड देन करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स में आती है ऐसी चीजें, जैसे सपोज आपको अपनी कंपनी के किसी भी काम के लिए सेल चाहिए, वो सेल तो 1 साल में खत्म हो जाएगा, जो बैटरी सेल आता है। सो ये वो उस टाइप की चीजें आएगी आपकी करंट एसेट्स में, कि वो 1 साल से कम जिसकी लाइफ हो। अब आते हैं लाइबिलिटीज वाले सेक्शन। लाइबिलिटीज क्या है, जो बिजनेस ओ करता है। सबसे पहले लाइबिलिटीज में हम लोग देखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होते हैं, कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है या कैश इक्विवेलेंट पड़े हुए हैं। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, जिसको कंपनी कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकती है, जो कैश में कन्वर्टेबल होते हैं, वो होते हैं कैश इक्विवेलेंट। कंपनी के पास कितना ये एक्स्ट्रा कैश और कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तो एक्स्ट्रा कैश है, ये तो एसेट में आना चाहिए, बट ये एसेट में क्यों नहीं आता है, हम लोग ये बात समझते हैं। सो ये चीज एसेट में इसलिए नहीं आती है क्योंकि ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं वो कंपनी के ने किसी एक पर्टिकुलर डेट, फ्यूचर की किसी पर्टिकुलर डेट पे खर्च करने के लिए रखे हुए होते हैं, वो डिविडेंड्स के रूप में, या कंपनी आगे अपने किसी ऑपरेशन में खर्च करने के लिए वो रिजर्व्स रखे हुए होते हैं, इसलिए ये चीज लाइबिलिटीज में आती है। जैसे कंपनी को डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर्स को, सो ये चीजें इसलिए लाइबिलिटीज में आएगी। ठीक है। अब करंट लाइबिलिटीज एंड अदर लाइबिलिटीज, वापस ये वही होता है, करंट लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर हमें चुकानी है, एंड अदर लाइबिलिटीज जो 1 साल से ज्यादा टाइम में हमें चुकानी है। देन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज और अदर लाइबिलिटीज तो हमारे समझ आ गया, लेकिन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज बहुत लोग देखते ही नहीं है, बहुत लोग समझ ही नहीं आता है। सो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज मतलब होता है कि कंपनी को पता ही नहीं है कि ये लाइबिलिटी 1 साल से कम की है या 1 साल से ज्यादा की है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी लाइबिलिटी ऐसी है जो कंपनी को पता ही नहीं है, वैसे बहुत कम होती है, बट ये ऐसी लाइबिलिटी जो कंपनी को पता ही नहीं है कि 1 साल से कम है या ज्यादा है, उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अब बोरोइंग्स, बोरोइंग्स तो सबको क्लियर होगा कि कंपनी ने कितना पैसा उधार लिया हुआ है, उसको बोरोइंग्स बोलते हैं। तो बैलेंस शीट हमें पता है क्या, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंपनी का पी एंड एल स्टेटमेंट। पी एंड एल स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब कंपनी कैसे पैसा कमाई, कुछ चीज बेच के, तो वो सेल्स, कंपनी की सेल्स कितनी हुई। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कंपनी ने कितना माल बेचा है, जितना ज्यादा माल बेचेगी उतना ही तो ज्यादा पैसा कमाएगी कंपनी। सो सबसे पहले हम लोग देंगे कंपनी की सेल्स कितनी हुई। उसके बाद कंपनी की अदर इनकम। अदर इनकम में क्या चीजें आती हैं, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए तो कंपनी को वहां से कुछ डिविडेंड मिला होगा,
कंपनी ने कोई फिक्स्ड एसेट बेची है, मान लो कोई लैंड है, वो कंपनी ने सेल कर दी कि वो कंपनी को अब जरूरत नहीं है तो वो कंपनी ने सेल कर दी, ये सब चीजें आएगी अदर इनकम। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होता है, कंपनी सेल्स है, सेल्स आपको जो सेल्स है वो तो पूरा आपका प्रॉफिट नहीं होगा ना, आपको वो चीज बनाने में जो आपको प्रोडक्ट है उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ी होगी, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आपको एम्प्लॉयज को पैसे देना होगा, तो ये सब क्या होगा, आएगा एक्सपेंसेस में कि हमने कितना खर्च किया है। उसके बाद ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट के ऊपर कुछ टैक्स देना होगा, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, सो आपने टैक्स दे दिया। उसके बाद आपने कहीं से पैसे उधार ले रखे हैं तो उसके लिए आपको उसका इंटरेस्ट देना होगा, वो आपने इंटरेस्ट दे दिया। ये सब काउंट होने के बाद भी एक चीज बचती है, होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो आपने कोई कंप्यूटर खरीदा अपना बिजनेस चलाने के लिए। अब जो कंप्यूटर की वैल्यू आज आपने खरीदी, क्या वो कंप्यूटर की वैल्यू वही रहेगी जब आप उसको 1 साल बाद बेचने जाओगे? तो यानी कि वो एसेट डेप्रिशिएट हो गई। तो ये चीज काउंट होती है डेप्रिसिएशन में, समझ आया? सो ये सब माइनस करने के बाद आता है कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन उसके बाद अगर अपन टैक्स डिडक्ट करते हैं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कंपनी का मेन प्रॉफिट होता है। नाउ कैश फ्लोज। अब हमें बैलेंस शीट समझ आ गई, बैलेंस शीट कंपनी की बहुत अच्छी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अब कैश फ्लोज में आते हैं। कैश फ्लोज क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट विच द कंपनी रिसीव्स और गिव्स आउट बाय द वे ऑफ पेमेंट्स इज नॉन एज कैश फ्लो। सिंपल भाषा में कंपनी में कितना पैसा आ रहा है और कंपनी से कितना पैसा जा रहा है, ये कैश फ्लो में हमें पता चलता है। अब कैश फ्लो हम लोग 3 तरह से ट्रैक करते हैं। फर्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बेसिकली कंपनी ने जो सेल्स की उससे जो कंपनी के पास पैसा आएगा, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा कि कंपनी के पास इतना पैसा आया। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब जो बड़ी कंपनीज होती है वो ऐसा तो नहीं है ना कि बस जो बिजनेस चल रहा है उसको चलते रहने देगी, वो बिजनेस बढ़ाएगी, तो उसके लिए वो कहीं पे लैंड खरीदेगी, कहीं पे उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सब आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, सो कंपनी ने किसी को डेट दिया या कंपनी के ऊपर कोई डेट है तो वो कंपनी ने चुका रही है, ये सब आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। या फिर कंपनी ने डिविडेंड्स दिए, तो ये सब कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो होता है। सो कैश फ्लो समझ आ गया हमें। हम और डीप में जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनीज के, तब हम लोग और डीप में समझेंगे कि ये सब हम लोग कैसे पता लगाते हैं, कैसे हम लोग करते हैं। सो इससे नेक्स्ट वीडियो मेरी केवल बेसिक टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस में होने वाली है कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग से पी रेशो हो गया, डेब्ट टू इक्विटी रेशो हो गया, ये सब रेशोज क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, देन कंपनी डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कैसे देती है कंपनी, हम लोग ये सब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एंड उसके बाद हम लोग एक एक शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अगर आपको किसी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज डाल सकते हो, मैं उस शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू गाइज, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।